अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इस वक्त की सियासी सूरत हाल में इमरान खान की सारी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, मगर आज कानूनी मुहाज पर एक ऐसी पेशरफ्त हुई है जिसके मुल्की सियासत पर गहरे असरात हो सकते हैं। हुकूमत ने एक नया कानून मंजूर किया है जिससे न सिर्फ पंजाब में इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर असर पड़ सकता है, बल्कि इससे नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को भी सियासी फायदा पहुंच सकता है। इमरान खान ने अपनी आखिरी उम्मीदें अदलिया से वाबस्ता कर रखी हैं और गुज़िश्ता कुछ दिनों में वो बार बार कह चुके हैं कि अदलिया ही अब आखिरी उम्मीद है। तहरीक इंसाफ को तवक्को थी कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन ना होने पर सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई करेगी, मगर अदालत की तरफ से ऐसा कोई हुक्म अब तक सामने नहीं आया है। और फिर अचानक आज 3 रुकनी बेंच की समाअत के आगाज में ही अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हुकूमत एक नया कानून ले आई है जिससे इस बेंच के सामने नजरसानी की मज़ीद समाअत मुमकिन नहीं है। और उसके बाद चीफ जस्टिस ने पंजाब में इलेक्शन के मामले पर समाअत ही गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। बज़ाहिर हुकूमत नए कानून का मामला आज अचानक सुप्रीम कोर्ट के सामने लाई है, लेकिन हकीकत यह है कि यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट नून लीग की रुकन शिजा फातिमा ख्वाजा ने 14 अप्रैल को कौमी असम्बली में पेश किया था, जो उस दिन मंजूर हो गया था। इस हवाले से खबरें तमाम बड़े अखबारात में शाया हुई। फिर यह बिल सेनेट में आया जहां से 5 मई को मंजूर हो गया, इसकी खबरें भी तमाम बड़े अखबारात में शाया हुई। फिर 26 मई यानी जुमे को डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी इस बिल की मंजूरी दे दी और यह बाकायदा कानून बन गया। और फिर आज अटॉर्नी जनरल ने अदालत को भी नए कानून से आगाह कर दिया कि पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक नजरसानी की दरख्वास्त 3 रुकनी बेंच नहीं सुन सकता, क्योंकि नए कानून के तहत अब फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच बनाना होगा। आज चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त पर समाअत शुरू की तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान रोस्टम पर आए और उन्होंने बेंच को आगाह किया कि सुप्रीम कोर्ट के नजरसानी के कवानीन मंजूर हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के नजरसानी के कवानीन का इतलाक जुम्मे से हो चुका है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट नजरसानी एक्ट पर दस्तखत भी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट नजरसानी एक्ट की शिक 2 में आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत फैसले के खिलाफ अपील का हक दे दिया गया है। इस कानून साजी का इतलाक माजी से भी होगा। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिए कि इसीलिए इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के असल दायरा इख्तियार आर्टिकल 184(3) में नजरसानी का कानून बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के नजरसानी इख्तियार को वसी किया गया है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए रिमार्क दिए कि यह बहुत दिलचस्प है, हम 184(3) के फैसले पर नजरसानी के तकाज़ों को समझते हैं, इसकी ज़रूरत भी है और हमारे फैसले भी हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क दिए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में हुकूमत ने नया अदालती दायरा इख्तियार बना दिया। हुकूमत ने अदालत के इंतजामी उमूर में भी मुदाखलत की कोशिश की। खुशी है कि मौजूदा कानून सिर्फ 184(3) के बारे में है। अब अहम बात यह है कि इसके बाद अदालत ने केस की मज़ीद समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था, लेकिन इस हुक्म पर आज तक अमल नहीं हो सका है। इस हवाले से गुज़िश्ता कुछ समाअतों में चीफ जस्टिस ने बार बार रिमार्क दिए थे कि हुकूमत को नजरसानी की तरफ जाना चाहिए। हुकूमत ने यह नुक्ता क्यों नहीं उठाया? इलेक्शन कमीशन की जानिब से नजरसानी की दरख्वास्त आने के बाद भी चीफ जस्टिस ने 1 से ज़ायद बार अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप 4-3 की बहस में क्यों उलझे रहे, नजरसानी की दरख्वास्त क्यों दायर नहीं की? गुज़िश्ता कुछ समाअतों में वाज़ेह महसूस हो रहा था कि 3 रुकनी बेंच अपने फैसले पर नजरसानी के लिए कोई रास्ता ढूंढ रहा है। और आज चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने न सिर्फ नए कानून पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर नहीं किए, बल्कि ये रिमार्क्स भी दिए कि खुशी है कि मौजूदा कानून सिर्फ 184(3) के बारे में है। हालांकि इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, उसको कानून बनने से पहले ही अदालत ने बाकायदा तौर पर एक बेंच बनाकर उस पर अमल दरामद से रोक दिया था। नए कानून के तहत 184(3) के फैसलों पर भी उसी तरह नजरसानी का हक दिया गया है, जिस तरह आइन के आर्टिकल 185 में अपील का हक दिया गया है। पहले 184(3) के फैसलों पर नजरसानी का हक महदूद था, लेकिन अब फैसला आने के बाद 60 दिन के अंदर नजरसानी की दरख्वास्त की जा सकेगी, जिसका दायरा कार वसी होगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब में इंतखाबात पर नजरसानी की दरख्वास्त आने के बाद से हर समाअत में नजरसानी के हक और दायरा कार पर सवालात हो रहे थे। 3 रुकनी बेंच के सामने बज़ाहिर कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अब नए कानून ने यह रास्ता फराहम कर दिया है, जिसके तहत अब नजरसानी का दायरा वसी होगा और फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच समाअत करेगा। इसलिए आज 3 रुकनी बेंच ने समाअत ही गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है, क्योंकि अब समाअत के लिए बड़ा बेंच तश्कील देना होगा और रिव्यू एक अपील के तौर पर होगा, जिसका दायरा कार वसी होगा। मगर यह सब अचानक नहीं हुआ है। हम आपको बता चुके हैं कि यह बिल 14 अप्रैल को कौमी असम्बली से मंजूर हुआ, फिर 5 मई को सेनेट ने भी इस बिल की मंजूरी दी। और सबसे अहम बात यह है
कि इस कानून साजी में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी अहम किरदार अदा किया है। सदर आरिफ अलवी ने जुम्मा 26 मई को रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर बिल 2023 की मंजूरी दे दी। 5 मई को सेनेट ने इस बिल की मंजूरी दी और 20 दिन बाद सदर ने बगैर कोई एतराज़ उठाए इसे मंजूर कर लिया। ये वही डॉक्टर आरिफ अलवी हैं जो इससे पहले होने वाली तकरीबन तमाम अहम हुकूमती कानून साजियों में रुकावटें खड़ी करते नजर आए हैं। हुकूमत ने सियासी और अदालती मामला से मुतालिक जितने भी बिल सदर के मंजूरी के लिए भेजे, सदर मुमलिकत ने इसमें रुकावटें खड़ी की और एतराज़ात उठाए। इससे सवाल उठ रहा है कि अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि इतना अहम कानून सदर ने बगैर किसी एतराज़ के खामोशी से मंजूर कर लिया और फिर चीफ जस्टिस ने भी इस हवाले से कोई एतराज़ नहीं उठाया, किसी गुस्से का इजहार नहीं किया। ये वही सदर आरिफ अलवी हैं जिन्होंने इससे मिलते जुलते बिल सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर 2 दफ़ा एतराज़ात लगाए, नैब तरमीमी बिल पर एतराज़ात लगाए। तहरीक इंसाफ के दौर में 72 ऑर्डिनेंसेस की मंजूरी दे दी थी, मगर इस हुकूमत के तकरीबन तमाम अहम बिल्स की मंजूरी में रुकावट डाली। सिर्फ यही नहीं, जब आर्मी चीफ की तकरीरी का मामला पेश आया तो भी सदर आरिफ अलवी के पास नए आर्मी चीफ की तकरीरी की समरी आई तो उन्होंने समरी पर दस्तखत से पहले इमरान खान से लाहौर जाकर मुलाकात की और फिर समरी की मंजूरी दी। शहबाज शरीफ से हल्फ नहीं लिया। पहले पंजाब में गवर्नर की तब्दीली में रुकावट बने रहे, फिर पंजाब में गवर्नर की तैनाती में रुकावटें खड़ी कर दी, मगर अब उन्होंने ये अहम बिल खामोशी से मंजूर कर लिया। यानी ये सब अचानक ना हुआ है, ना ही इत्तफाकन हुआ है। नए कानून की शिक नंबर 6 में लिखा है कि फैसला आने के 60 दिनों के अंदर नजरसानी का हक होगा, लेकिन शिक नंबर 5 में यह भी लिखा है कि जिन अफराद के फैसले माजी में आ चुके हैं वो नया कानून बनने के 60 दिन के अंदर नजरसानी की दरख्वास्त दे सकते हैं। इससे बिलवास्ता तौर पर नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को फ़ायदा हो सकता है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन अपनी नाअहली के केसेस में नजरसानी की दरख्वास्त कर चुके हैं जो मुस्तरद भी हो चुकी हैं, लेकिन नाअहली ताहयात होगी। इस फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर हो सकती है और अगर नाअहली की मुद्दत कम होती है तो इससे नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की सियासत में वापसी का रास्ता खुल जाएगा। 14 अप्रैल 2018 को उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में जस्टिस अजमत सईद, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस सज्जाद अली शाह पर मुश्तमिल 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत ताहयात करार दे दी थी। 5 जजेस के इस मुत्तफिका फैसले को जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तहरीर किया था और आज वही जस्टिस उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस हैं। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन नाअहल हैं, लेकिन हुकूमत अब ये नया कानून ले आई है जिसके तहत 14 अप्रैल 2018 के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त नया कानून बनने के 60 दिन के अंदर दायर की जा सकती है। नून लीग एक अरसे से नवाज शरीफ की वापसी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा कर रही थी, जबकि 9 मई के बाद बदलती हुई सियासी सूरत हाल में जहांगीर तरीन का किरदार भी अहम हो गया है, लेकिन ये दोनों ही रहनुमा पार्लिमानी सियासत का हिस्सा नहीं बन सकते और इस नए कानून साजी से उनकी नाअहली ख़त्म होने का इम्कान भी पैदा हो गया है। आज कमरा अदालत में होने वाली गैर मामूली समाअत पर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाली जियो न्यूज़ की नुमाइंदा मरियम नवाज से। मरियम नवाज, बहुत शुक्रिया, आप मुसलसल इस केस को भी कवर करती रही हैं। आज जब ये मामला अटॉर्नी जनरल ने रखा चीफ जस्टिस के सामने तो क्या आपको कोई हैरानी नजर आई? ऐसा लग रहा है कि उनके रिमार्क्स तो बड़े खुशगवार हैं, कोई गुस्सा नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी कि 3 रुकनी बेंच अब ये रिव्यू नहीं सुन रहा होगा? जी, आज जब समाअत शुरू हुई और अटॉर्नी जनरल ने ये नई कानून साजी बेंच के सामने रखी तो अटॉर्नी जनरल ने ये वाजे भी किया कि जो इसकी शिक 2 है उसमें क्योंकि उस टाइम तक एक्ट किसी के सामने नहीं था तो बाद में ये वाजे हुआ कि जो शिक 2 है उसमें ये वाजे तौर पर लिखा हुआ है कि जो एक्ट के तहत जो अब ये मौजूदा बेंच है 3 रुकनी, ये इस केस को नहीं सुन सकता, बल्कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को 5 रुकनी बेंच कम अज कम बनाना पड़ेगा जो कि इस रिव्यू के केस को सुने। तो इस पर अदालत ने की जानिब से जो है वो एज सच कोई एडवर्स रिमार्क्स नहीं आए। इससे पहले हम माजी में देख चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार भी किया इंतखाबात ना कराने के मामले के ऊपर। पिछली जो इससे समाअत हुई थी इसी केस की, उसमें जब इलेक्शन कमीशन के वकील अपने दलाइल दे रहे थे तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा था कि क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो है वो अमल दरामद नहीं होता और वो तकनीकी बुनियादों पर नहीं होता तो और अब ये एक वक्त गुजर भी चुका है तो आइन के तहत ये भी देखना होगा कि कौन कौन सी शिकें जो हैं वो रिडंडेंट हो गई, गैर मौसर हो गई इस फैसले पर अमल दरामद ना करने पे। अगर ये देखा जाए कि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो उस पर अमल नहीं हो सका और वो जिन भी वजूहात की वजह से नहीं हो सका, वो पोस्ट इलेक्शन का मामला पोस्टपोन हो चुका है, तो इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा था वाज़े तौर पर कि अब एक प्रिंसिपल है जो सुप्रीम कोर्ट ने सेट करना है। जब आज सुप्रीम कोर्ट के सामने कानून साजी रख दी गई तो उससे एक चीज जो वाज़े हुई वो ये भी थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट को वो रास्ता जो कि वो प्रिंसिपल सेट करने की बात कर रहे थे और इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल से 4 हियरिंग्स के बाद भी सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे, तो आज जजेस के जानिब से जो है वो हमें सेटिस्फेक्शन नजर आई। फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये भी कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के जरिए हुकूमत ने जुडिशरी के मामलात में मुदाखलत करने की कोशिश की तो हमें खुशी है कि इस केस के अंदर उन्होंने खुद को सिर्फ आर्टिकल 184(3) के तहत रिव्यू में जो अपील का हक दिया है
उस तक खुद को महदूद रखा और दीगर मामलात में नहीं गए। तो उसमें फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये सवाल किया कि आज अदर साइड से कोई नहीं आया, यानी पीटीआई की जानिब से कोई नहीं आया। तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि आज जो है वो बैरिस्टर अली जफर मौजूद नहीं है। तो चीफ जस्टिस ने ये कहा कि फिर हम इस केस को अब मुलतवी कर देते हैं, तब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इल्म हो जाएगा कि ये कानून साजी आ चुकी है। तो इस तरह से जो है वो केस की बात को निपटाया गया। फिर बाद में से तफसीलात बता रही थी। आज अली जफर साहब भी नहीं आए थे तहरीक इंसाफ के, डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी यह कानून साजी बगैर किसी एतराज़ के कर दी। बहुत दिलचस्प सूरत हाल नजर आ रही है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के गिर्द घेरा मजीद तंग हो रहा है, उनकी मुश्किलात मजीद सख्त हो रही हैं। तहरीक इंसाफ में टूट फूट का सिलसिला भी जारी है। सीनियर रहनुमा और क़यादत पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। वीकेंड पर अली जैदी, इमरान इस्माइल और खुसरो बख्तियार ने भी इमरान खान से राहें जुदा कर ली और अब ज़मान पार्क वीरान हो चुका है। वहाँ जो रौनकें लगी होती थीं वो ख़त्म हो गई हैं। पहले टिकट लेने के लिए लाइनें लगी होती थीं, अब टिकट वापस किए जा रहे हैं। बल्कि जहांगीर तरीन की क़यादत में एक नई पार्टी तश्कील के मराहिल में है और कुछ ही दिन में उसका ऐलान मुतवक्के है। और सबसे दिलचस्प सूरत हाल ये है कि वो इमरान खान जो कुछ अर्सा पहले हुकूमत से ये कहकर मुज़ाकरात से इनकार करते थे कि मैं दहशत गर्दों से तो बात कर सकता हूँ लेकिन इन चोरों से बात नहीं करूँगा, आज वही इमरान खान मुज़ाकरात की दरख्वास्तें कर रहे हैं और हुकूमत उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। और वफाकी वज़रा शर्त रख रहे हैं कि इमरान खान पहले कौम से माफ़ी मांगे। जबकि नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने तो वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि बातचीत सिर्फ सियासतदानों से की जाती है। शहदा की यादगारों को जलाने वाले, मुल्क को आग लगाने वाले दहशतगर्दों और तखरीबकारों के गिरोह से किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी। अहम बात यह है कि इमरान खान ने हफ्ते को मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी बना दी थी, मगर उसमें जिन लोगों को शामिल किया था उनमें से शाह महमूद कुरैशी जेल में हैं, जबकि परवेज़ खटक, असद कैसर, हलीम आदिल शेख, ओन अब्बास बप्पी, मुराद सईद और हम्माद अजहर रूपोश हैं। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान के साथी पीटीआई से अलग होकर जहांगीर तरीन से राब्ते कर रहे हैं। इमरान खान के माजी के दोस्त और पीटीआई के रहनुमा अलीम खान भी मुतहर्रिक हो गए हैं। आज लाहौर में जहांगीर तरीन और अलीम खान की मुलाकात हुई है, जिसमें नई सियासी पार्टी बनाने से मुतालिक मुशावरत की गई है। ज़ोराने में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ओन चौधरी भी शरीक हुए। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक आज अलीम खान ने जहांगीर तरीन और उनके साथियों के एजाज़ में ज़ोराना दिया, जिसमें तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले मौजूदा और साबिक़ा शख्सियात ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक इस मौके पर शुरा ने तजवीज़ दी कि हमें कोई प्रेशर ग्रुप बनाने के बजाय नई सियासी पार्टी बनानी चाहिए। मजीद रहनुमा पीटीआई छोड़ना चाह रहे हैं, उन्हें एक नया प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। ज़राए के मुताबिक आइंदा 2 से 3 दिन में नई सियासी पार्टी का ऐलान कर दिया जाएगा। अगले 72 घंटों में जहांगीर तरीन पीटीआई से अलग होने वाले सियासतदानों और अहम सियासी शख्सियात के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जल्द ही इलेक्शन कमीशन में नई पार्टी की रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त देंगे। इसके अलावा इमरान खान ने BBC को इंटरव्यू दिया है और कहा है कि फ़िलहाल वो सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं और देखो और इंतज़ार करो की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। क्या वजह है कि हुकूमत अब बात करने को तैयार नहीं है? क्या हुकूमत खुद दबाव में है कि बात करेगी तो कोई नाराज़ ना हो जाए? इस वक्त मामला जा किस तरफ रहे हैं और क्या इमरान खान साहब का भी आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल हो सकता है? इस पर गौर हो रहा है। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पीडीएम की जमातें पहले इमरान खान पर यह तनकीद करती थी कि उनका रवैया जमहूरी नहीं है, वो तो सियासतदानों के साथ ना बैठने को तैयार हैं ना बात करने को तैयार हैं। अब इमरान खान ने कमेटी भी बनाई है, बात करने की भी बात कर रहे हैं, मगर ना नवाज शरीफ बात करने को तैयार हैं, ना पीडीएम की दूसरी जमातें बात करने को तैयार नजर आ रही हैं। सूरत हाल किस तरफ जा रही है? हमारे साथ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब। तो ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, इमरान खान साहब एक ज़माने में कहते थे कि जी मैं तो दहशतगर्दों से भी बात कर लूँगा, मैं इनसे नहीं बात करूँगा, ये तो चोर हैं। अब इमरान खान साहब बात करने को तैयार हैं तो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि बात सियासतदानों से की जाती है, दहशतगर्दों से, आग लगाने वालों से, तकरीबकारों के गिरोह से किस किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी। ये आपका अपना स्टांस है या फिर इदारे का इतनी नाराज़गी है इदारे में जो कुछ 9 मई के वाक़यात हुए कि जिसकी वजह से आप खुद डर रहे हैं कि आप लोगों से ना नाराज़ हो जाएं अगर आप लोग बातचीत के लिए आगे बढ़ें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, आपने अच्छा रेफरेंस दिया है माजी का, लेकिन हम उससे रिएक्ट नहीं कर रहे। हमारा जो उस वक्त स्टांस था, या हम अपोजिशन थे, असेंबली में बैठी हुई कंसिडरेबल हमारी तादाद थी, और ना सिर्फ यह है कि वो हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात से इनकारी थे, बल्कि वो हाउस में भी नहीं आते थे। वो जो जॉइंट मीटिंग्स होती थी जिसमें फौज ब्रीफिंग दे रही होती थी या कोई और जॉइंट मीटिंग होती थी, उसमें भी नहीं आते थे। सो टोटल उन्होंने उस वक्त की अपोजिशन जो हम लोग थे पीडीएम, उसका बायकॉट किया हुआ था। अब आपने जो पॉइंट उठाया है वो ये है कि हम उसी तरह रिएक्ट कर रहे हैं। देखिए, हमारा उस वक्त जो एटीट्यूड था वो जमहूरी था।
असेंबली के फ्लोर पे हमने इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ बहुत दफ़ा ऑफर की और हमने रिस्ट्रिक्टेड ऑफर भी कर दी कि चलें सिर्फ इकोनॉमी पे बात कर लेते हैं, को मिसाक मईशत कर लेते हैं कि इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबके लिए कॉमन है, उसके लिए एक कॉमन एफर्ट होना चाहिए। लेकिन उसको भी रद्द कर दिया गया, बल्कि हकारत से रद्द किया गया। जितनी दफ़ा हमारी तरफ से कोई जो है वो प्रपोजल आई या हमने कोई कदम आगे बढ़ाया, हमें हमारा हाथ जो है झटक दिया गया, हकारत के साथ ट्रीट करके हर हरबा इस्तेमाल किया। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझ पर आर्टिकल 6 उन्होंने लगाया। शफकत महमूद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बशीर मेमन साहब की स्टोरी आपने खुद जो है की, और जो शफकत महमूद साहब ने जो है वो काबीना का फैसला पढ़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाया। तो अब जो हो रहा है, अब 9 मई के वाकयात की वजह से आप लोगों को लग रहा है कि आपको भी अपॉर्चुनिटी मिली है बदला लेने की, या फिर इदारे का इतना प्रेशर है कि आप उस जमहूरी रवैये के लिए भी तैयार नहीं है किसी तरह एंगेज कर लें? मैं उसी की तरफ आ रहा था। अब देखें कि ये उन्होंने पूरा 1 साल सवा साल जो है, ये 2-4 दिन पहले तक जो है उन्होंने शाहजेब उन्होंने अपना एडवर्सरी या अपना मुखालिफ या अपना मुतहारिब जो है उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को प्रोनाउंस किया, डिक्लेयर किया कि मैं ये बेऔकाते से लोग हैं, ये पीडीएम वाले या जो हुकूमत में इस वक्त लोग जो हैं ये बिल्कुल बेऔकाते हैं, मैं इनसे बात करने को भी तैयार नहीं। ये बार बार उन्होंने कहा, ये परसों तरसों तक कहते रहे हैं, वो परसों तरसों तक भी जो उनकी स्टेटमेंट्स आती रही हैं वो यही आती रही हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हूं, मैं क्लैरिफिकेशन देने को तैयार हूं, मैं उनके साथ बैठने को तैयार हूं, राब्ता करने की कोशिश करता हूं, रिस्पांस नहीं आता। ये पिछले 2-3 दिन में उन्होंने अपना स्टांस जो है वो चेंज किया है कि हम मुज़ाकरात कर लेते हैं, मैं सबके साथ बैठने को तैयार हूँ। जो मैं, मेरा ख्याल है पिछले बाबा आदम के वक्त का कह रहा हूं कि इस तमाम अदारे मिलके बैठेंगे तो फिर ही हमारा जो है ना प्रॉब्लम्स का को हल ढूंढ सकेंगे हम, या कोई नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है नेगोशिएट करने की जरूरत है। ये मैं बड़ा पुराना कह रहा हूँ, असेंबली में भी कह रहा हूँ, बाहर भी कह रहा हूँ, आपसे गुफ्तगू में भी कह रहा हूँ। अब जो 3-4 दिन से उनको गुफ्तगू की या मुज़ाकरात की जो है वो जरूरत पेश आई है, वो 9 मई का जो वो वाकया है वो इतना हौलनाक वाकया है, इतना दर्दनाक वाकया है। मैं अगले दिन शोहदा के कब्रिस्तान में इधर गया, GHQ में प्राइम मिनिस्टर के साथ और आर्मी चीफ के साथ। वहां पे कब्रें देखी, एक शहीद था वो 96 में जो है वो पैदा हुआ था, यानी कि अगर आज वो जिंदा होता तो 27 साल का होता। वहां पे जनरल सरफराज की कब्र थी, एक कब्र थी उस पर लिखा हुआ था कि लविंग बाबा, और नीचे ऑफ और उसके बाद बच्चों के नाम लिखे हुए थे। आप लोगों ने इन लोगों की तौहीन की, आप लोगों ने इनके चेहरों के ऊपर, इनकी तस्वीरों के ऊपर कालख फेंकी, इनके मुजस्मों को जो है मिसमार किया, उनकी तौहीन की। आप कहां तक चले गए? आपने तो बिल्कुल ये बातें जो है दुश्मन भी खुदा न खास्ता वो भी हमारे साथ ये ना करे। जो है उनके भी कोई रूल्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं, जंग के कोई असूल होते हैं, वॉर के कोई प्रिंसिपल्स होते हैं। इन्होंने वो ख्वातीन ने, मर्दों ने, बूढ़ों ने, नौजवानों ने, उन्होंने जिस तरह कोर कमांडर के हाउस पे अटैक किया, मैं परसों तरसों वहां भी होके आया हूँ, उस कोई 1 इंच जो है सफेद नहीं नजर आ रहा, सारे का सारा जो है खाक हो गया, वो घर भी और साथ एनेक्सी भी। ज़ाहिर इदारे में बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस बात का, और वो नज़र भी आ रहा है। तो क्या इसी वजह से आप लोग इंगेजमेंट के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं कि आपको पता है कि दूसरी तरफ इतना गुस्सा है कि अगर हम इंगेजमेंट की तरफ गए तो हमसे भी नाराज़गी हो सकती है? क्या यही वजह है? मेरी बात सुन, मैं प्लीज ये डिफ्रेंशिएट ना करें हम में और उनमें। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शहबाज शरीफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जरदारी साहब की या अल्लामा मौलाना फजल रहमान साहब की हमारी जिम्मेदारी है कि शुहदा की नामूस और इज्जत उनकी हिफाजत करें, और जो लोग उनकी इज्जत पे हाथ डालें उनको कोई जवाब दें, आगे से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें। दफाई तनसीबात के ऊपर अगर हमला हो तो हमको तोपें और टैंक लेके तो नहीं उनके पर चढ़ सकते हैं, हम तो सियासी या कानूनी या आईनी जरिए से ही रिटेलिएट कर सकते हैं ना। हमारा ये वजह नहीं है। मैं समझता हूं ये एक मुश्तरका कॉज है, ये एक मुश्तरका जो है वो दुख है।
जिसके ऊपर जो है हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं, कानूनन रिएक्ट कर रहे हैं, आईनी तौर पे रिएक्ट कर रहे हैं। कोई डंडा लेके या बंदूक लेके उनके खिलाफ नहीं चल पड़े। उनको बाकायदा जो है कानून के तहत हक होगा कि आर्मी चीफ के पास जो है वो अपील करें। उसके बाद जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन है हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की, उसको भी चैलेंज किया जा सकता है वहां पे। तो इसलिए मैं समझता हूं कि प्लीज ये इसमें डिफरेंशिएट ना करें। तो साहब ये इत्तलात भी आ रही हैं कि क्या इमरान खान साहब के खिलाफ भी आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है, क्या ये फैसला हो गया है? नहीं, इस किस्म का कोई फैसला नहीं हुआ। मैं बिल्कुल जो है उसकी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं करता। मैं बिल्कुल पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं करता कि वो प्लानर थे, उनको सब कुछ पता था। उन्होंने 11-12 दिन लगाए। ये सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि आपको इतनी देर के बाद क्यों कंडेमनेशन याद आई। ये हमने नहीं कहा, ये उन्होंने कहा है। जो उनको पहले रिलीफ देते रहे हैं उन लोगों ने कहा है कि जी आपको 12-13 दिन के बाद याद आए। उन्होंने कंडेमनेशन की, पहले उन्होंने इल्जाम लगाया है कि एस्टेब्लिशमेंट के बंदों ने ये सारा कुछ किया है। उन्होंने तमाम हरबे जो है वो इस्तेमाल किए हैं, तमाम हरबे इस्तेमाल किए हैं कि जो हो सकते थे। जब उन्होंने देखा है कि नहीं मैं बिल्कुल एक बंद गली में आ गया हूं, तो उसके बाद जो है आवाजें जो है एस्टेब्लिशमेंट को दे रहे हैं कि मुझे मुज़ाकरात मेरे साथ करो। जो है ये सारा बात है। और मैं फिर रिपीट करूंगा, इस कॉज के ऊपर इसलिए नहीं हम कुछ कर रहे, जो हम रिएक्ट कर रहे हैं इसलिए नहीं कर रहे कि फौज नाराज हो जाएगी, इसलिए रिएक्ट कर रहे हैं कि उनकी याद जो है, शोहदा की याद जो है, या एक इम्प्रेग्नेबल जो एक वो है नाकाबिले तस्खीर एक इम्प्रेशन है हमारी अफवाज का। हमारे अफवाज के जो मुख्तलिफ किले हैं या हेडक्वार्टर्स हैं उनका वो इम्प्रेशन जो है वो रिस्टोर होना चाहिए। क्या एक कहीं ना कहीं तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप लोगों के कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को आर्मी एक्ट के तहत उसका ट्रायल ना हो, मगर इस वक्त अगेन गम गुस्सा इतना ज़्यादा है कि शायद आप लोग इस हवाले से भी कोई पोजीशन लेने को तैयार नहीं है? देखें, मैं समझता हूं कि इसके ऊपर मैं कमेंट जो है कि पेशेज वक्त जो है मेरे लिए करना वैसे भी गैर मुनासिब है। इसके तमाम प्रोज एंड कॉन्स जो हैं वो देखे जा सकते हैं। आप देखें कि इस मुल्क में जो मसाले हैं, बार बार मैं रिपीट करता हूं, आप भी जानते हैं, आप खुद रिपीट करते हैं, लेकिन इसमें जो मसाले हैं इस मुल्क में वो पहले मौजूद हैं। आप उसका जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से लेके उसके बाद बीबी शहीद के से मियां नवाज शरीफ तक जो है प्राइम मिनिस्टर्स जो है वो टारगेट हुए हैं, बड़ी बड़ी बुरी तरह टारगेट हुए हैं, बड़े बड़े भोंडे अंदाज में टारगेट हुए हैं। और बाज़ जगह पे तो तमाम मैं समझता हूँ कि ये रीत ही जो है भुट्टो साहब को जो जब अदालती उनका कत्ल हुआ, उनकी शहादत हुई, अगर ये ना होता तो हम शायद हमारी सियासत जो है आज तशद्दुद से जो है कम से कम किसी हद तक पाक होती। साहब ये भी बताइएगा कि अचानक आज एक बात हुई है, वैसे भी नज़र आ रहा था पिछली समातों में कि अदालत जो 14 मई का फैसला था इलेक्शन कराने का, जो नहीं हो सके, उसमें जो इलेक्शन कमीशन की रिव्यू थी उसमें कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढा जा रहा है, सेफ पैसेज ढूंढा जा रहा है। हुकूमत एक कानून पास करती है, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड ऑर्डर एक्ट, और वो अचानक आज अटॉर्नी जनरल उनके सामने रखते हैं, फिर समात मुलतवी हो जाती है। ये सब अचानक तो नहीं हुआ है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी भी रेजिस्ट नहीं करते हैं और दस्तखत कर देते हैं। क्या अदालत ही को आप लोगों ने रास्ता दिया है कि जी इलेक्शन तो नहीं हो रहे हैं, मगर इस यहाँ से रास्ता निकलेगा कि रिव्यू जो होगी वो अपील होगी, बेंच जो होगा वो बड़ा बनेगा, और फिर ना कंटेम्प्ट लगेगी ना इलेक्शन 14 मई वाली बात होगी, इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे? ये हुआ है असल में? देखिए, हम शाहजेब चाहेंगे कि कोई रास्ता निकले। सियासतदानों का ये काम नहीं कि रास्ते बंद करें। हम चाहेंगे सियासतदानों का बुनियादी तौर पे जो असूल या रवैया जो है यही होना चाहिए कि रास्ते निकलें, रास्ते बनाए जाएं। हम इमरान खान का वाला एटीट्यूड नहीं अपनाना चाहते कि रास्ते बंद किए जाएं। अब जब बंद गली में दाखिल हो जाते हैं तो फिर धमाका ही होता है, जिस तरह हुआ है, जिस तरह उन्होंने एक शख्स जो है अकले कुल हो गया, वो ज़हनी तौर पे, कानूनी तौर पे, हर लिहाज से जो आमिर बन गया, तो फिर आखिर क्या हुआ है? ये तमाम हमने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं 1% भी नहीं बिगाड़ सके हम उनका।
जो कुछ बिगड़ा है उनका इमरान खान ने खुद बिगाड़ा है अपने आप का, और जो लोग उनको छोड़ के गए हैं वो भी उनका बोझ नहीं उठा सकते, इसलिए छोड़ के गए हैं। तो इसलिए मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा या मेरी कोई पार्टी क्रेडिट नहीं ले रही। हमारा क्रेडिट सिर्फ इतना है कि हमने 4 साल उनका जो है जुल्म सितम जो है वो साबित कदमी के साथ जो है बर्दाश्त किए हैं। हमने हथियार नहीं डाले, हमने दौड़े नहीं लगाई, हमने टीवी पे बैठ कर रोने नहीं हुए। एक साबित कदमी के साथ, एक पॉलिटिकल वर्कर के साथ जो भी था, दुख भी था, दर्द भी था, रंज भी था, लेकिन हमने जो है पब्लिकली जो है, मैं समझता हूँ सियासी वर्कर के एक शनाख्त होती है, उसकी हमने अल्लाह के फजल से, उसकी मेहरबानी से तौहीन नहीं होने। तो ख्वाजा साहब, आप समझते हैं कि एक रास्ता इमरान खान साहब को भी कम बैक का मिलना चाहिए, या जो कुछ 9 मई को हो गया उसके बाद पूरी आपकी हुकूमत की राय है कि कोई रास्ता बनता नहीं है उनकी वापसी का, ये रास्ता यही है कि उनको भी सज़ा होगी और फिर पार्टी पर भी पाबंदी लगेगी? और आपके ख्याल में माजी को देखते हुए इसका कुछ पाकिस्तान को फ़ायदा हो जाएगा? अगर वो एक सियासी कुव्वत की तरह हैसियत से उनकी पार्टी जिंदा रहती है तो हमें क्या एतराज़ हो सकता है? उनके अगर वोटर हैं और रहते हैं, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जमहूरी रवैया अपनाएं। और मैं समझता हूँ कि ये सोच जो इमरान खान की सोच जो है, इसको तर्क करना पड़ेगा। उनकी पार्टी को वो करते हैं नहीं करते, मुझे शक है वो कभी भी नहीं करेंगे। इज एन अपॉर्चुनिस्ट, वो इब्नुल वक्त इंसान है, वो कभी नहीं करेगा। उसने अगर 2-4 अल्फाज कोई इस्तेमाल किए हैं पिछले 3-4 दिन में सुलह के या कोई पशेमानी के, वो मसलतन इस्तेमाल किए हैं, उसमें सिंसेरिटी या खलूस नहीं है। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आगे क्या होने जा रहा है इस पर बात करेंगे। हामी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। मेरे इंसाफ तेजी से टूट फूट का शिकार है। इमरान खान अब मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं, मगर उन्हें आगे से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है। सीनियर साहब तज़कियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। हामिद मीर साहब, यहाँ से कोई रास्ता निकलता नजर आ रहा है इमरान खान साहब के लिए? क्योंकि अब ज़ाहिर है मुज़ाकरात के लिए वो अब सियासतदानों के साथ भी तैयार हो गए हैं। पहले वो कहते थे कि मैं दहशतगर्दों से भी बात कर लूँगा, इनसे नहीं करूँगा, ये चोर हैं, मगर ना सियासतदान तैयार हो रहे हैं, ना नवाज शरीफ साहब तैयार हो रहे हैं। इदारे को वो बार बार कह चुके हैं, वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, और अब देख रहे हैं कि पार्टी के साथ क्या हो रहा है। आपको लग रहा है कोई रास्ता निकल सकता है या आगे और मुश्किल वक्त ही नजर आ रहा है? आपका सवाल तो बड़ा मुनासिब है और मौजूदा सूरत हाल के ऐन मुताबिक भी है, लेकिन कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। पता नहीं नवाज शरीफ साहब ये क्यों समझते हैं कि वो हाँ करेंगे तो कोई फ़ैसला होगा। इस वक्त जो सूरत हाल जा रही है, यहाँ पे तो किसी को नहीं पता होता, ये जो सियासी लोग हैं इस हुकूमत में जो शामिल हैं, तो क्योंकि ये तो इनको तो सिर्फ फ़ैसलों से आगाह किया जाता है। तो फ़ैसला जो है वो ये है कि इलेक्शन होगा और उसमें इमरान खान साहब जो हैं वो हिस्सा नहीं ले सकेंगे, इसलिए कि इलेक्शन से पहले पहले हो सकता है उनका कोर्ट मार्शल हो जाए, हो सकता है कि उनका अपना ही बहुत करीबी साथी जो है वो उनके खिलाफ वादा माफ़ गवाह बन के तो उनके खिलाफ बयान दे दे। तो इमरान खान साहब अब अगर कह रहे हैं जी कि मैं डायलॉग के लिए तैयार हूँ, तो वो डायलॉग के लिए इसलिए तैयार हैं कि वो चाह रहे हैं इलेक्शन हो जाए। तो लग ये रहा है कि इलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अब उसमें इमरान खान साहब के साथ डायलॉग करके इलेक्शन जो है उसकी पॉसिबिलिटी की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि अब तो इलेक्शन उन्होंने करवा देना है, क्योंकि उनका ख्याल है कि इमरान खान इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो इसलिए अब इमरान खान साहब की ज़रूरत नहीं है। तो इमरान खान साहब फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि वो पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है, इंतखाबी सियासत है, उसमें वो हिस्सादार नहीं होंगे। लेकिन जैसा कि नवाज शरीफ साहब को भी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से आउट किया गया था, लेकिन वो पॉलिटिक्स से आउट नहीं हुए, इसी तरह इमरान खान साहब को भी इंतखाबी सियासत से आउट कर दिया जाएगा कुछ अरसे के लिए, लेकिन वो सियासत से आउट नहीं होंगे। और पता नहीं, मुझे नहीं पता कि अब उनकी पार्टी जो है वो कितना अरसा उनके साथ चल पाएगी या कौन कौन उनके साथ चल पाएगा, कौन कौन नहीं चल पाएगा। लेकिन जो इमरान खान का नैरेटिव है उससे आप इत्तेफाक करें या आप इख्तलाफ करें, इमरान खान का नैरेटिव अगले इलेक्शन में जो उनके सियासी मुखालफीन हैं वो उन मुखालफीन के लिए एक चैलेंज बनेगा। इमरान खान साहब उस इलेक्शन में हिस्सा लें या ना लें, इमरान खान उस इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लें या ना लें, लेकिन वो अपने नैरेटिव की सूरत में अपने सियासी मुखालफीन को आपको टफ़ टाइम देते हुए नज़र आएंगे। और ये हमने देखा है कि पहली दफ़ा तो कोई सियासतदान जो है उसको इस तरह
पॉलिटिक्स से या इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से आउट नहीं किया जा रहा, ऐसा पहले भी कई दफ़ा हो चुका है। लेकिन जो लोग आउट करते हैं वो कुछ सालों के बाद गायब हो जाते हैं, नज़र नहीं आते, लेकिन वो सियासतदान जिसको आउट किया जाता है वो किसी ना किसी तरीके से रास्ता बना के वो वापस आ जाता है। और सब ये फिर जहांगीर तरीन और अलीम खान, तो इमरान खान, ये जहांगीर तरीन और अलीम खान का मामला हो रहा है, आपके ख्याल में ये किस हद तक आगे जा सकता है, तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा सकता है? क्योंकि खान साहब का तो कॉन्फिडेंस ये है कि आप ले जाएं, 2 हफ्ते और तोड़ ले मेरी पार्टी, मगर उसके बाद इलेक्शन करा दें और जीतेगा वही जिसको मैं टिकट दूंगा। तो ये जहांगीर तरीन, अलीम खान अगर लोगों को ले भी जाएं तो कोई डेंट डाल सकते हैं तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी पर या फिर इलेक्शन में? देखें, अभी तक मुझे लगता है इमरान खान साहब सूरत हाल को सही तरीके से रीड नहीं कर पा रहे। अभी भी उनको ये समझ नहीं आ रही है कि उनके साथ क्या हो चुका है और उनके साथ क्या होने वाला है। उनको चाहिए कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो उसका मुताला करें और फिर शायद माजी के बहुत से वाक़यात और माजी के बहुत से किरदारों के साथ जो कुछ हो चुका है तो उनको ये लगेगा कि ये कोई मेरे साथ जो हो रहा है ये नया नहीं हो रहा, ये पहले भी बहुत दफ़ा हो चुका है। तो उनको काफ़ी कुछ समझ आ जाएगी। जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब जो हैं वो कौन है? वो इस पाकिस्तान की सियासत के कुछ पुराने किरदार हैं और वो हमेशा से तो पीटीआई में नहीं थे। और मुझे अभी आज भी याद है कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो एक उन्होंने पहले एक हमख्याल ग्रुप बनाया था और फिर उस हमख्याल ग्रुप में बहुत से लोग शामिल करके तो एक ग्रुप की सूरत में वो पीटीआई में आए थे। और अलीम खान साहब भी मुस्लिम लीग काफ में थे पहले, वो वहाँ से पीटीआई में आए थे। तो ये सब वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स में इलेक्टेबल्स के तौर पे जिनको जाना जाता है। तो अब ये बहुत से इलेक्टेबल्स को इकट्ठा कर रहे हैं और इनकी वजह से, मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी वजह से इमरान खान को कोई नुकसान हो या ना हो, इनकी वजह से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ, इनके दरमियान कुछ ऐसी दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं कि जिनका पता आपको कुछ दिनों के बाद पता चलेगा। क्योंकि अब जब कि फैसला हो गया कि इलेक्शन होना है और ये भी एक पार्टी बन रही है या ये किसी पार्टी के साथ अलायंस करने वाले हैं, तो अब जिन लोगों के पीछे पीपल्स पार्टी जा रही थी कि इनको हम लेके आएँ, जिन लोगों के पीछे काफ लीग जा रही थी कि इनको हम लेके आएँ, तो अब वो लोग जब इनके साथ चले जाएंगे तो फिर अभी तक तो इमरान खान की मुखालफत में ये सारे इकट्ठे हैं ना, तो जब इमरान खान रास्ते से हट जाएगा फिर आपको और मुझे पाकिस्तान की सियासत का एक नया रूप नज़र आएगा। फिर ये लोग आपस में लड़ेंगे और ऐसा लड़ेंगे कि आपको इमरान खान भूल जाएगा। बहुत शुक्रिया आबिर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।